मैं सुंडाराम वर्मा, गांव दांता, जिला सीकर, राजस्थान। 1 दिसंबर 1950 को मेरा जन्म गांव दांता में एक साधारण किसान परिवार में हुआ, जिसमें मेरे चाचा जी, ताऊ जी और पिताजी का एक संयुक्त परिवार था। चाचा जी के मैट्रिक पास करने के बाद में उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया और इस तरह से शिक्षा का प्रवेश मेरे घर में हुआ और मैंने 1973 में बीएससी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में अपने खेती के कार्य में लग गया। खेती के कार्य में लगने के बाद में जो भी समस्याएं आती उनके प्रति मेरा उनको हल करने के प्रति रुचि होने के कारण से मैं भी अनुसंधान कार्य में लग गया और इससे मेरा संपर्क जो है वो कृषि विभाग, कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से भी संपर्क होने का मौका मिला और अनेक जानकारियां मुझे दी गई और मेरी जानकारियां वहां तक पहुंची। इस अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने 1 लीटर पानी से वृक्षारोपण की एक तकनीक विकसित की, जिसमें टोटल लाइफ में वृक्षारोपण के लिए पौधे को केवल 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और इसके साथ में अनेक किस्मों का संकलन किया और उसमें कुछ किस्में मिर्च जैसी एक अधिक कलर वैल्यू वाली मिर्च का किस्म का विकास किया, अन्य किस्में विकसित की। इसके बाद में 1995 में हनीबी नेटवर्क से मेरा संपर्क हुआ और उन्होंने कृषि फार्मर के रूप में मुझे मेरे अनुसंधान को इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस और एफएओ इटली और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा जैसी यूएनओ की बड़ी संस्थाओं में प्रचारित और वहाँ दिखाने का मौका मिला। इसके बाद में जब मुझे काफ़ी पुरस्कार मिले, काफ़ी प्रसिद्धि मिली, तो मेरा भी एक दायित्व था कि मैं और किसानों को जो मेरे से भी अच्छा या मेरे जैसा काम कर रहे हैं उनका संकलन करूं। तो मैं हनीबी नेटवर्क कार्यकर्ता के रूप में अनेक किसानों का नवाचार संकलन किया और उनको एनआईएफ नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के पास पहुंचाया, जहां अनेक किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुरस्कृत प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं मिशन फॉर फार्मर साइंटिस्ट से जुड़ा और अनेक किसानों को और मुझे इस मिशन ने आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी भी मेरा अनुसंधान कार्य जारी है और कुछ ही वर्षों में आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे नए अनुसंधान सामने आएंगे जो किसानों के लिए बहुत लाभदायक होगा। नमस्कार, करंट टीवी के करंट किसान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, ये शो है देश के उन नवाचारी किसानों का जिन्होंने अपने अन्वेषण से भारत में ही नहीं दुनिया भर में हमारा नाम आगे किया। इस कार्यक्रम में हम उन लोगों से आपको मिलवाते हैं जो नए से नए अनुसंधान करते हैं और नवाचारों से वो सिद्ध कर चुके हैं कि उन्हें किसी सहयोग की, सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। वे अपने दिमाग से, आपस में समन्वय से और एकजुटता से कृषि का नया इतिहास रच सकते हैं। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के सीकर जिले के दाता रामगढ़ तहसील के दाता गांव के सुंडाराम जी वर्मा। सुंडाराम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। 2020 का पद्मश्री सम्मान सुंडाराम वर्मा को देने की घोषणा भारत सरकार ने की है। ये सम्मान का समारोह होने वाला था, पर कोविड-19 के कारण वो नहीं हो पाया। सुंडाराम वर्मा का परिचय वे खुद ही हैं। मेरे ख्याल से नवाचारी कोई भी किसान भारत में नहीं होगा जो इनसे परिचित नहीं हो। भारत सरकार का राष्ट्रीय नव प्रवर्तन संस्थान है। इसके स्काउट के रूप में इन्होंने सीकर को किसान वैज्ञानिकों की उर्वरा भूमि बना दिया। आज सीकर में जो किसान वैज्ञानिक नवाचार कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हैं या दुनिया भर में जाने जाते हैं, उन सब के पीछे हैं सुंडाराम वर्मा और इनको देश सलाम करता है। 70 साल के हैं सुंडाराम वर्मा। उन्होंने स्नातक तक पढ़ाई की है। इसके बाद ये कृषि नवाचारों में जुट गए। इन्होंने
वो हर संभव कोशिश की जिसके कारण खेती बाड़ी सहानुभूति की चीज नहीं रहे, लोग कहें खेती तो नई उम्मीदों की निशानी है। हम सीकर जिले के इस किसान को भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी एक पद्धति के कारण लोग जानते हैं। वह पद्धति है 1 लीटर पानी से एक पेड़ उगाने की विधि। जब हम यह परिचय इनका दे रहे हैं तो इनके मन में एक यातना तो बहुत है कि भारत सरकार ने इन्हें जगजीवन राम अभिनव पुरस्कार दिया। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ये सम्मानित हुए। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कनाडा ने सम्मानित किया। राजस्थान के 2 किसान वैज्ञानिकों ने भी सम्मानित किया। देश के राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके सब कहते हैं कि 1 लीटर पानी से एक पेड़ की विधि अद्भुत है। इन सब के बावजूद ये विधि लागू नहीं हो पाई। शायद हमारा ये संदेश इस कार्यक्रम से पहुंचे और दुनिया भर में एक मांग हो कि जब पानी की इतनी कमी राजस्थान और देश में है तो ये पद्धति क्यों नहीं अपनाई जाए। सुंडाराम वर्मा ने सीकर में अपने गांव में जल संरक्षण की भी एक विधि विकसित की है। इन्होंने चने, गेहूं और अन्य फसलों के बीज भी विकसित किए हैं। देश की पारंपरिक फसलों के बीज, इनमें भी इनकी अद्भुत भूमिका रही है। सुंडाराम वर्मा से हमारे रिश्ते 3 दशक से अधिक के हैं। यह तो हुआ इनके परिचय की बात। यूं तो सूरज को आप रोशनी दिखाओ, ऐसा ही है इनका परिचय। एक बात और कहना चाहूंगा, ये अकेले नहीं है। इनकी पत्नी भगवती देवी, वो भी देश की जानी मानी किसान वैज्ञानिक हैं। उन्होंने दीमक के इलाज के लिए एक नई पद्धति बनाई। किसी दिन उनसे बात करेंगे। सुंडाराम जी, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे 1 लीटर पानी से एक पेड़ की उगाने की पद्धति जो आपने विकसित की, वो क्या है? देखिए, विधि वैसे बहुत सरल है और हम बहुत परंपरागत तरीके से चने और सरसों की फसल के लिए बरसात के पानी की नमी को रोककर और खेती करते आए हैं सर्दियों में। लेकिन एक पेड़ लगाने के लिए जो विधियां जितनी भी थी वो कारगर नहीं थी। और जब पानी देकर हम कोई पौधे को तैयार करते हैं तो मई जून में आते आते इतनी तेज गर्मी हो जाती है कि उस समय पानी की भी कमी हो जाती है और पीने का पानी भी नहीं रहता है। तो उन पौधों में पानी की कमी रह जाती है तो वो पौधे मर जाते हैं। और जो अच्छे पौधे चारा वाले हैं या इमारती लकड़ी वाले हैं या छायादार पौधे हैं, ऐसे पौधे ही परंपरागत तरीके से बहुत कम सफल हुए हैं। तो इसलिए ये एक विधि विकसित की कि जिसमें अगर पानी की जरूरत ही नहीं हो, पानी देने की जरूरत नहीं हो, तो फिर उसको चाहे गर्मी पड़े या सर्दी पड़े या बरसात हो, कोई उसको उस विधि को कोई भी असफल होने के चांस नहीं होते। तो विधि में क्या होता है कि जो पानी बरसता है, जमीन में अवशोषित होता है, वो या तो उस जमीन पर उगने वाली जो घास है उससे बाहर आता है या फिर पड़ी हुई जमीन में सुराखें बन जाती हैं। जो भी जमीन में पानी की वाष्प बनती है उससे सुराखें बन जाती है और उन सुराखों से बहुत गहराई का जो पानी है वो भी बाहर आ जाता है। तो इन दोनों कारणों को हटा दें कि सुराखों से पानी आने वाला, यानी उसको वैज्ञानिक भाषा में हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो कैपिलरी एक्शन से और जो खरपतवारों से पानी बाहर आता है, इन दोनों कारणों को हम हटा दें तो फिर वो पानी जमीन में पड़ा रहता है और वो पौधे के लिए पर्याप्त रहता है। हम क्या करते हैं कि जैसे ही पहला मानसून बरसता है, जो राजस्थान में जुलाई के अंदर ये स्थिति आती है, तो अच्छी मानसून की पहली बरसात के 5-6 दिन बाद में उस खेत की गहरी जुताई कर देते हैं जहां हमें पौधे लगाने हैं। इससे क्या होता है कि 5-6 दिन में पौधों का अंकुरण वो है वो हो जाता है और वो जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाती है। खेत को पड़ा रहने देते हैं और जब आखिरी बरसात होती है, यानी लगभग सितंबर में, उस समय एक गहरी जुताई और करते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो जो बची-कुची खरपतवार है वो निकल जाती है और जो कैपिलरी जिसको जो सुराखें बनती हैं जमीन में वो टूट जाती है, तो फिर वो जमीन में ही रहता है पानी जो भी वर्षा ऋतु में बरसा है। और ये जो मात्रा है पानी की वो बहुत ज्यादा होती है, करीब 150 लीटर एक
घन वर्ग घन मीटर के अंदर होती है, तो चारों ओर की ज़मीन में वो हज़ारों लीटर हो जाती है। तो क्या करते हैं कि जैसे ही दूसरी जुताई करते हैं, दूसरे लास्ट मानसून के बाद में, उसके बाद में 1, 4 या 5 इंच लंबा-चौड़ा लेकिन 1.5 फीट गहरा गड्ढा इस तरह से खोदते हैं कि जो मिट्टी है वो एक जगह ही गिरे, क्योंकि इसी मिट्टी को हमें वापस काम में लेना है। जब गड्ढा 1 फीट का खुद जाए, 1.5 फीट का खुद जाए, तो उस समय हमें पौधे को, ये पौधा जो है वो पूरी तरह से नमी युक्त होना चाहिए और इसकी जो थैली है वो हटानी चाहिए। थैली जब अलग उतार दी जाती है तो इसको सावधानी से हम पौधे को खड़ा रखते हैं और एक हाथ से इस पिंड को इस तरह से खड़ा रखते हैं और दूसरे हाथ से चारों ओर की ये जो नमी है, ये नमी युक्त मिट्टी है, उसको डाल देते हैं। और जब डालकर, और ये मिट्टी इतनी डालते हैं कि इस जो थैली का पिंड है उसके ऊपर 1 या 2 इंच वो मिट्टी और ऊपर आ जाए। इससे क्या होता है कि जब पौधे की गुड़ाई नीचे इस गड्ढे में 3-4 दिन बाद में गुड़ाई करेंगे तो फिर पौधे की जड़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब पौधा लगा देते हैं तो उसके बाद में इसको फाड़ कर, इस थैली को थोड़ा फाड़ कर और इस तरह से इस थैली के अंदर ही इसमें इस तरह से चारों ओर लगा देते हैं पौधे के, कि ये इसमें जो नमी है वो नहीं उड़े। और उसके बाद में 1 लीटर पानी लेकर उसको पौधे को दे देते हैं और फिर उस पौधे को कभी भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें यह करना है कि हर 3 महीने बाद में उस पूरे क्षेत्र का क्रॉस कल्टीवेशन या हाथ से हल्की निराई गुड़ाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बीच में कोई घास उगता है या कैपिलरी एक्शन से एक सुराखें बन जाती हैं, तो उनसे निकलने वाले पानी की जो हानि है वो शून्य हो जाती है। और मई जून के अंदर भी ऐसी स्थिति होती है कि 50 डिग्री टेम्परेचर भी वो पौधा इस तरह से दिखता है जैसे किसी झील के किनारे खड़ा हो। तो हमने बहुत सारे पौधे, हर तरह के पौधे इस तरह के लगाए हैं और हर तरह की ज़मीन पर, चाहे वो ज़मीन पंचायत की हो, चाहे किसान की हो, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वन विभाग की हो, ऐसे अनेक जगहों पर, ये चाहे गौशाला की हो, उसमें हमने हर तरह के पौधे लगाए हैं और 80% से ज़्यादा इन पौधों की सफलता हमें लगने की मिली है। सूंडाराम वर्मा जी से हम बात कर रहे थे, जो भारत में ही नहीं विदेशों में भी कृषि गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं। जब भी आप राजस्थान आए, भारत के लोग, विदेशों के लोग, तो सीकर में दाता जरूर जाएं, इस पद्धति को देखें। अगर आप किसी और शहर में हो तो आप जानकारी ले सकते हैं कि सुंडाराम जी आपने कहाँ पर ये पद्धति अपना रखी है और आप इस पद्धति को समझ सकते हैं। अपन जल संरक्षण के लिए कई पद्धतियां अपनाते हैं। सुंडाराम जी ने भी एक पद्धति पिछले दिनों अपने खेत में अपनाई और इसके कारण इनके खेत में ही नहीं, गांव में अन्यत्र भी पानी दिया जा सकता है। सुंडाराम जी, उसके बारे में जानकारी। ये जो जल संरक्षण या ये पानी इकट्ठा करने की जो तरीका है, वो होता क्या है कि जहाँ भी कोई नाला बना हुआ हो या कोई पहाड़ी से निकलने वाला नाला हो या कोई बस्ती से निकलने वाला नाला हो या कोई गांव से निकलने वाला नाला हो, तो ऐसे जो छोटे-मोटे नाले निकलते हैं वहाँ पे बनी ये योजना पहले से बन रही है। लेकिन इनका हम प्रतिशत निकालें कि कितने किसानों के खेतों में नाले जाते हैं या बरसात का पानी बहता है, तो वो बहुत प्रतिशत में बहुत शून्य के आसपास ही रहता है।
क्योंकि अगर किसी गांव में अगर हजारों किसान हैं तो कोई 5 या 10 किसानों के खेतों से कोई नाला निकलता है या कोई गांव के पास का जो किसान है वो इकट्ठा कर सकता है। बाकी किसानों के पास खेत ही होता है। और राजस्थान की जमीन ऐसी है कि जब हम बुआई और जुताई करके फसल बोते हैं तो वो जमीन वैसे ही पोली रहती है, और जुताई करने के बाद में और पोली हो जाती है, तो जो भी बरसात का पानी है वो जमीन में अवशोषित हो जाता है, बहता नहीं है। इसलिए जो अगर कोई फार्म पॉन्ड बनाए तो वो फिर खाली रहता है। तो इसमें थोड़ा एक प्रयास किया कि मेरा एक बगीचा था, तो वो बगीचा 5-6 साल पहले तक तो वो थोड़ा सा पानी था उसमें चलता था, लेकिन 5-6 साल पहले मेरे पास पानी बिल्कुल नहीं था। 3-4 साल तक हमने ट्रैक्टर से पानी दिया, लेकिन 2 साल पहले वो ट्रैक्टर वालों ने भी मना कर दिया क्योंकि आसपास पानी नहीं था पीने को, तो फिर बगीचे में कहाँ से डाले। तो जो बगीचा था उसकी जो पौधों की जो कतारें थी, पौधों की कतारों को खाली रखा, और कतारों के बीच की जो खाली जगह है उसमें पॉलीथीन बिछाई। यानी 1 हेक्टेयर में जो बगीचा था उसमें 6000 वर्ग मीटर में पॉलीथीन बिछाई बीच की खाली जगह में, और जो 4000 वर्ग मीटर जो पौधे जहां लगे हुए थे वो खाली रखा, ताकि बरसात का पानी पौधों में जाए और खाली जमीन का पानी जाकर वो पॉलीथीन के ऊपर बहकर और एक फार्म पॉन्ड में जाए। तो आप ये देखो कि 40 सेंटीमीटर बरसात होती है मेरे यहाँ सीकर जिले में लगभग। तो 40 सेंटीमीटर बरसात में 20 लाख लीटर पानी इकट्ठा हो गया, और 20 लाख लीटर पानी से 1 हेक्टेयर बगीचे का काम चल रहा है, और इसके अलावा 1 एकड़ में कोई सब्जी या अन्य फसलें ले लेता हूँ। तो उसी खेत का पानी, उसी जगह का पानी वहीं इकट्ठा किया और वहीं उसका उपयोग हुआ। तो इस तरह से इसको किया और काफ़ी इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हमारे तो सारे खेत हैं, खेत तो हर किसान के पास है। पानी नहीं है और तो किसान के पास खेत तो होते ही हैं। अगर इस योजना को थोड़ा शामिल किया जाए तो ये इससे बहुत अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कृषि गुरु सुंदराराम जी वर्मा से। वर्मा जी, करीब 2000 के करीब हम आपके गांव आए थे, तब आपने हमें दिखाया था कि आपने पारंपरिक फसलों के जो बीज है इनका संरक्षण किया है, और इसके लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये संग्रहण किस ढंग से आपने किया और किसानों को इससे क्या कैसे लाभ हो सकता है? देखिए, संग्रह है पहले भी होता आया है, और मुझे जब इनका संग्रह का जो कार्य करना था और जो कार्य शुरू किया, तो किसान क्या होता है कि जब वो संग्रह करने के लिए निकलता है तो उसके पास में कई सारी बातें दिमाग में होती है। एक संग्रह वो होता है कि हमारे पास 50 तरह के बीज हैं। वो बीज हैं, पैदावार से मतलब नहीं है, वो अलग-अलग तरह के बीज हैं, अलग-अलग विशेषताएँ हो सकती हैं उनमें, लेकिन वो एक संग्रह वो हो गया। दूसरा संग्रह ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई किसी किसान के पास जाते हैं और उसके पास फसल देसी बोई हुई है, तो उस देसी बोई हुई फसल में क्या विशेषता है, ये देखने की कोशिश करते हैं। क्या वो रोग-रोधक है, उस रोग-रोधकता है उसमें? क्या उसमें सूखा सहन करने की शक्ति है, क्षमता है? क्या वो कीटों का प्रकोप कम होता है? क्या पैदावार ज़्यादा देने वाली है? क्या कम बरसात में होती है? तो किसान इन सब समस्याओं का सामना करता है। तो मेरे सामने भी ये बातें थी कि ये सारी समस्याओं का हल भी करें, इस ढंग से करें। अब जैसे मैं चने के खेत में बीज लेने गया, तो मैंने जहाँ अच्छी फसल थी उस वहाँ का बीज भी लिया। लेकिन कुछ ऐसे खेत थे कि जिसमें चने में कई तरह की बीमारी लगती है, कुछ जड़ गलन होती है, रूट रॉट होती है। जब ये बीमारी होती है तो उसका कोई उपाय नहीं होता। तो ऐसे खेतों में जो बीज मिल गए स्वस्थ, कोई इक्के-दुक्के, 1 लाख बीजों में अगर 5-10 बीज बचे हुए हैं तो उसका मतलब ये है कि उनमें ये विशेषता है कि उस बीमारी को सहन करने की क्षमता है। तो इस तरह से अलग-अलग तरह के, जैसे जीरे के अंदर झुलसा रोग बहुत ज़बरदस्त लगता है, एक रात में पूरी फसल खत्म हो जाती है। तो उसमें कोई झुलसा रोग लगा हुआ खेत में कोई अगर पौधा बचा हुआ है, उसको लेने की कोशिश की। सरसों में रोड़ी रोधक कौन सा पौधा है, क्या है, तो उसको लेने की कोशिश की।
तो इस तरह से जब इन पौधों का और फिर बीजों का जो संग्रह किया और उनका जब अध्ययन किया, तो हमने बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें और किस्में देखने को मिली जो न केवल गुणवत्ता में अच्छी थी, बाकी उत्पादकता में भी वो जो विकसित किस्में हैं उनके आसपास या उनसे अच्छी थी। जी। अ, हम बात कर रहे हैं सुंडाराम वर्मा से। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिसमें दुनिया भर के किसानों की ओर से एकमात्र किसान जो थे वो सुंडाराम वर्मा थे। इनके कई शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस हुई हैं, कार्यक्रम हुए हैं, उनमें प्रस्तुत किए गए हैं, प्रकाशित हुए हैं। सुंडाराम वर्मा ने कई किस्में विकसित की हैं। इनमें इनकी चने की किस्म SR1 ये अप्रूव हो चुकी है। इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, अपने जो चने की किस्में मैंने जो विकसित की है वो काबली चने की है। अब काबली चने का जो मोटा दाने वाली जो किस्म है वो बाहर से आयात होती है और मैंने इसकी 2000 के आसपास या उससे भी पहले पहचान कर ली थी, अध्ययन बाद में हुआ। तो इसमें विशेषता क्या थी कि इसका दाना मोटा था, एक बीज का वजन आधा ग्राम के आसपास था। तो ये मोटे चने वाली जो किस्म है वो बाहर से आती थी। तो यहाँ कोई ऐसी मोटे चने वाली किस्में थी, उनकी पैदावार बहुत कम थी। इस चने की विशेषता ये है कि ये सबसे पहले तैयार होती है, यानी कम पानी में तैयार होती है, जल्दी तैयार होती है, कम खर्च लगता है। दूसरा, इसका दाना मोटा है तो जो बाजार भाव है वो ज्यादा मिलता है। और तीसरी बात यह है कि ये किस्म कोई भी अन्य किस्म उससे अच्छी पैदावार देती है, यानी 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टर इसकी औसत पैदावार आ जाती है। तो पैदावार में अच्छी है, गुणवत्ता में अच्छी है, मार्केट वैल्यू अच्छी है, कम पानी में तैयार होती है। तो इस चीज को जब नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के माध्यम से वहाँ जो PPV&FR जो है भारत सरकार का एक उपक्रम है, ये विभाग है जो फार्मर वैरायटी को अप्रूव करते हैं। तो उन्होंने जब अध्ययन किया तो वो ये बातें जो भी बातें मैंने कही वो सही लगी उनको, और सही लगी तो इस किस्म को उन्होंने रजिस्टर कर लिया। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि उस किस्म को किसान अपना लेबल लगा के अपने नाम से और किस्म के नाम से, उसका नाम SR1 रखा है, इस नाम से अधिकृत रूप से बेच सकते हैं। इसका अधिकार भी है, वो भी किसी कंपनी को दिया जा सकता है। मतलब जैसी वैरायटी जो रिलीज होती है यूनिवर्सिटी की, वैसे ही ये एक वैरायटी है जो किसानों के खेतों में दी जा सकती है और ये दिया जा रहा है। और ये किस्म यहाँ से राजस्थान से लेकर तमिलनाडु तक गई है और हर जगह अच्छे परिणाम दिए हैं। और अभी ये और परीक्षण चल रहे हैं, फार्मर जो व्यू लिए जा रहे हैं, किसानों के खेतों पर भी इसके प्रदर्शन लगाए जा रहे हैं। तो ये इसका रिजल्ट है वो काफी अच्छा आ रहा है। सुंडाराम वर्मा से हम चर्चा कर रहे हैं। करीब 30 साल से इनके अनुसंधान कार्यों को और उनके निजी जीवन को मैं देखता रहा हूं। जब आप इनसे बात करेंगे, अपनी बात कम करेंगे, दूसरे साथियों की बात ज्यादा करेंगे। मधुप जी, उसने बड़ा गजब किया, इसने गजब किया, इस पे लिखो, अपने बारे में कहीं बोलते ही नहीं। ये कृषि के मौन योद्धा हैं। आपने ग्वार की एक नई किस्म विकसित की थी। मेरे ख्याल से ऐसा कहा जाता है देश में सर्वाधिक गोंद जो है उसमें है। उसके बारे में बताएं। ये जो गंवार की किस्म है, इस गंवार की किस्म की विशेषता ये है कि ये मध्यम समय में तैयार होती है और इसकी हर पत्ती पे फूल और फलियां दोनों लगते हैं, यानी कोई पत्ती खाली नहीं रहती। जितनी एक बार शुरुआत हो गई 5-6 पत्तियों बाद में, उसके बाद में जितनी भी पत्तियां आएंगी वहां फूल आएगा और फली आएंगी। तो इस कारण से क्या होता है कि इसकी पैदावार ज्यादा आती है। तो पैदावार तो ज्यादा है ही, इसके अलावा इसको नेशनल कोऑर्डिनेटेड ट्रायल में डाला गया था 2010 में, और उस ट्रायल में जितने भी देश की वैरायटियां थी उनमें सबसे ज्यादा गोंद की मात्रा आई थी। तो गुणवत्ता में भी, जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने इसी तरह से इन चीजों का संग्रह किया है कि जो गुणवत्ता में भी अच्छी हो, पैदावार में भी अच्छी हो। जी, इस तरह वैरायटी को काफी आगे, ये तो पूरे देश में अच्छी पैदावार दी है इसने, हरियाणा से लेके
और तमिलनाडु तक ये भी वैरायटी गई है। बीच में जितने भी स्टेट हैं उन सब में इसके परीक्षण हुए हैं, तो ये वैरायटी भी काफी अच्छी चल रही है। अगर हम तीर्थ यात्रा को निकलें और जगह जगह जाएं और अगर किसान हैं या अन्नदाता किसान का सम्मान करते हैं, तो अगर राजस्थान में सीकर जिले में दाता गांव में अगर हम सुंडाराम जी के घर नहीं गए तो तीर्थ यात्रा अधूरी रह जाएगी। राजस्थान को एक विशिष्ट पहचान इन्होंने भारत और भारत के बाहर दी। सीकर सीकर तो आज पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसके पीछे भी सुंडाराम वर्मा है। कपास की भी तो आपने एक किस्म विकसित की है। देखिए, ये कपास की जो किस्म है वो एक बहुत पुरानी वैरायटी है, जो शायद दादाजी कहा करते थे। आजादी के पहले जो यहाँ आसपास में किसान इस वैरायटी को बोते थे, और ये सूखे को सहन करती है। सबसे बड़ी विशेषता है, ये सूखे को सहन करती है। उस समय पानी के साधन नहीं थे, तो ये सूखे को सहन करने के कारण ये इतनी इसकी मतलब विशेषता है कि आप कहीं भी मत बो, गांव में एक दो पौधा जरूर मिल जाएगा, चाहे लोग उसको अनदेखा करें। मैंने इसके पौधे को जो यूकलिप्टस है, सफेदा है, उसकी कतार के बीच में खड़ा पाया, हरा पाया और उसमें कपास लगी हुई देखी। तो एक यूकलिप्टस का ये एक धारणा है, कि धारणा ही नहीं, ये बात सही भी है कि इसके नीचे घास भी नहीं होने देता ये। यानी ये नमी को इतनी सोखता है कि घास भी नहीं होने देता, और उसमें ये पौधा एकदम हरा खड़ा था। तो मैंने सोचा कि इसमें गजब की ये सूखा सहन करने की क्षमता है। और जब बोया उसको, तो पैदावार उसकी, क्योंकि ये थोड़ा सा हम अच्छी जमीन में बोए तो ये ज्यादा बढ़ जाती है, तो तोड़ने में मुश्किल हो जाती है, तो पैदावार कैसे ज्यादा लें। पिछले 5 साल से मैं इस पर ये अध्ययन कर रहा हूँ, और इस बार इसका वो सारे जो परीक्षण है वो कर लिए हैं, और ये 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार बिना किसी एक भी पानी दिए। न इसको बुआई के लिए पानी देना है, पहली बरसात में बो दो, अपने आप उग जाएगी, फिर ये कभी नष्ट नहीं होगी, घास सूख जाएगा, ये हरी रहेगी। तो इसकी 2-3 कटाइयां करनी पड़ती है ताकि ज्यादा नहीं बढ़े, तुड़ाई में आसानी हो। और ये जो किस्म है, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, कोई पानी की जरूरत नहीं है, आप कैसी भी जमीन में कहीं भी बुआई करो, कुछ न कुछ इसकी पैदावार मिलेगी। तो किसान भाइयों, हाँ हम बातचीत कर रहे हैं कृषि संत पद्मश्री सुंडाराम वर्मा जी से। इनसे आप कई कई दिन बात करो तो बातों का सिलसिला समाप्त नहीं होता, पर समय की एक सीमा तो होती है। सुंडाराम जी, संक्षेप में और कुछ आपने किया हो उसकी जानकारी दें। मैं एक बात, ये 1 लीटर पानी वाली टेक्निक के बारे में थोड़ी सी बात और बताना चाहता हूँ, कि होता क्या है कि किसान अपनी खेत में जब बुआई जुताई आजकल ट्रैक्टर से करते हैं, हर एक किसान, वो खेत के बीच में कोई पेड़ नहीं लगाना चाहता, और जो पेड़ लगते हैं वो आजकल सार्वजनिक जमीन पे लगते हैं। वो बहुत खाली है, राजस्थान में तो 8-10% जमीन पे ही पेड़ है, जबकि 30% पर होना चाहिए, तो हर जगह खाली जमीन है। तो किसानों की तरफ से और लोगों की तरफ से एक ये डिमांड आई कि आप ये बताओ हमें कि हमें इस तकनीक से पेड़ लगाएंगे तो हमें मिलेगा क्या। तो मैंने थोड़े और इस पर प्रयोग किए, तो इस बार जो परिणाम आए वो बहुत अच्छे आए हैं। और ये परिणाम ये आए हैं कि इस तकनीक से आंवला का पौधा हम बिना पानी के लगा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। कैरुंदा का पौधा लगा सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इस साल मैंने पिछले साल सेंजने के पौधे लगाए थे, और इस साल उसमें पड़ियां लग गई, फूल आ गए। तो बिना किसी खर्च के, अगर फलियां जैसी कीमती चीजें, सेंजना अगर पनप सकता है, तो वो एक कोई भी किसान है वो भी बोना चाहेगा। और तो और जो चंदन का पेड़ होता है, वो भी 1 लीटर पानी में इस साल सर्वाइवल हो गया। पर 15 महीने का जो पेड़ है वो करीब 2.5 फीट ऊंचा हो गया, और 6 इंच का पौधा लगाया था हमने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस तकनीक का उपयोग कोई भी करना चाहिए, पैदावार लेने के लिए, आमदनी लेने के लिए, पर्यावरण सुधार के लिए, चारे के लिए, इस तरह से इसको जो है वो काम में लिया जा सकता है। तो ये थोड़ा मुझे ये
कहने की थोड़ी इच्छा रही तो मैं आपको ये निवेदन किया। जी दूस दूसरी जी बात एक और है कि हमें अपनी जो जैव विविधता है, पुरानी किस्में हैं, उनको नष्ट नहीं करना है। हमारे 3 किसानों की, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, 3 किसानों की जो बाजरे की किस्में थी, वो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान भी है। और इस साल के परिणाम भी पिछले सालों की तरह अच्छे रहे तो वो एक वैरायटी का रूप आ जाएँगी शायद, मैं ये मानकर चल रहा हूँ। तो हमारे पास जो भी जैव विविधता है वो उसको कायम रखें और उनका संरक्षण करें। सूंडाराम वर्मा हम बात कर रहे थे, इनकी जीवन संगिनी भगवती देवी, जिनको महिंद्रा समृद्धि का सम्मान भी मिल चुका है, इनमें जीवन में बड़ी भूमिका रही। कुछ परिचय मैंने इनको दिया, पर अपनी इस जीवन यात्रा के बारे में आप 5-7 पंक्तियों में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जो शुरुआत की, मेरा विज्ञान विषय रहा, खेती का मेरा अनुभव घर का रहा और शिक्षा के कारण मैं वैज्ञानिकों के साथ में जुड़ा और जो भी सीखने का मौका मिला, उसमें पत्नी, बच्चों, घर का और परिवार, दूसरे परिवार हैं, चाचा जी, ताऊ जी, उनके बच्चों का, उनका सानिध्य रहा, काका जी का, पिताजी का। तो कोई भी काम अब कोई सफल होता है तो उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर का बड़ा सहयोग रहता है। दूसरी बात ये है कि हमारा किसान के साथ में बहुत सारी समस्याएँ आती हैं और आज तो आप जैसे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आप जैसे मिलकर और इन किसानों के बारे में जो भी कोई विशेषता होती है, उनको आगे बढ़ाने तक और आगे बढ़ाने की, यहाँ देश-विदेश में तक पहुँचाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। लेकिन जिस समय मैंने शुरुआत की थी, उस समय जो किसान का जो नवाचार है, उसको कोई बहुत अच्छी तरह से नहीं देखा जाता था। तो आज स्थिति एकदम बदल गई है और जो भी नवाचार होते हैं, उन नवाचारों को अगर हम धरातल पर लेकर जाएँ, जिसमें प्रयास होना चाहिए सबका, तो क्योंकि जो भी नवाचार होता है, किसान का नवाचार, वो सस्ता होता है, सीखने में सरल होता है और जो उसको लागू करने में आसान भी रहता है। तो उसकी आमदनी किसान की बढ़ाई जा सकती है और चाहे बीज हो, चाहे फार्म इम्प्लीमेंट हो, चाहे और कोई तकनीक हो, इनको हम जो जो फॉर्मल सिस्टम है हमारा, जो स स सरकारी तंत्र है, सार्वजनिक तंत्र है, उसके साथ अगर जोड़ें, तो हम सब इससे लाभान्वित हो सकते हैं। मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार जब ये बना, सुंदराराम जी साथ थे। 30 साल से किसान वैज्ञानिकों से जुड़ा, तब भी साथ थे। किसान वैज्ञानिकों पर जो 4 पुस्तकें निकली, उन पुस्तकों को छपने से पहले बार-बार मैं इनको पढ़वाता हूं और स्वीकृति लेता हूं, कोई गलती तो नहीं होगी, क्योंकि मैं कृषि में निरक्षर हूं और ये अद्भुत ज्ञानी है। ये सब अनुभव रहे, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, इतने सीमित कार्यक्रम में इनके बारे में हम नहीं जान सकते। आप दांता जाएं, इस कार्यक्रम के अंत में हम इनका जो मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस देते हैं, इनसे संपर्क करें और मैं मानता हूं ऐसे लोगों से जब संपर्क होगा तो खेती किसानी बदलेगी। एक पंक्ति में आप किसानों को क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत कठिन समय है, बीमारी का समय है। किसानों ने बहुत इस पर ध्यान देकर अपने पैदावार को आगे बढ़ाया है, तो इसका पूरा ख्याल रखें। जो भी इसके नियम हैं, उनको फ़ॉलो करें और अपनी मेहनत से काम करते रहें और अपना खुद का ख्याल रखें। और इस नव बाधा को अगर जी, पार कर गए, तो फिर हम और समस्याओं को हल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बड़ा अच्छा संदेश किसान भाइयों आपको दिया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सुंडाराम जी। नमस्कार। और नमस्कार। हम प्रत्येक रविवार शाम को 7 बजे क्रेडिट किसान कार्यक्रम में आपको इन जैसे साथियों से मिलवाएंगे और आपको लगेगा
खेती किसानी बेचारगी की चीज नहीं है। खेतों में जो काम करते हैं वो देश के नायक हैं। होना तो ये चाहिए कि देश के नायक राष्ट्र सत्ता पर, समाज सत्ता पर, अर्थ सत्ता पर काबिज हों, पर एकजुटता का भाव रहता है। एकजुटता हो, ज्ञान का समन्वय हो, तो निश्चित रूप से ये देश दुनिया बदलेगी। क्रेडिट किसान के अगले कार्यक्रम में हम और फिर से मिलेंगे एक और किसान वैज्ञानिक से। नमस्कार। बस।